हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि भैया किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके उसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 28 मार्क्स की आती है आपके 70 में से। और उस 70 में से 28 मार्क्स पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आपके पास एक अच्छा तरीका हो। देखो, वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बच्चों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होने के साथ साथ उसमें नेम रिएक्शंस होती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे कि भाई इतनी सारी रिएक्शंस हम कैसे याद करेंगे। इतनी सारी रिएक्शंस याद ना कर पाने की वजह से उन्हें लगता है कि मेरे जो है 28 में से जितने भी मार्क्स आ जाए उतना सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और हर टीचर आपको यही बताएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। कोई भी टीचर आपको ये नहीं कहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करो, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। हाँ, बहुत टीचर्स आपको ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक रटने वाला टॉपिक है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये सही भी है ना भाई। हर टीचर की एक अलग जो है वो अलग ओपिनियन है। कोई कहता है कि भाई रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है ऑर्गेनिक को, है ना। कुछ टीचर्स कहते हैं भाई रट के ही काम चलेगा। तो सबकी अपनी ओपिनियन है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भैया रटने से सिर्फ काम चल जाएगा या फिर समझना भी पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक क्यों है भैया? हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए वीक है क्योंकि भाई जब हम ऑर्गेनिक को समझते हैं, जब हमारे टीचर हमें समझाते हैं, हमें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हमें उसका बेसिक नहीं पता है। सबसे पहले आपको याद होगा, आपने क्लास 11th में और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक चैप्टर पढ़ा है ना। पढ़ा है, नाम तो सुना ही होगा ना उस चैप्टर का। तो वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल सारा का सारा बेसिक बता देते हैं कि ऑर्गेनिक में आप ये सब होता है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ तो रेजोनेंस आपको वहीं समझाएंगे, आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझाया जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट समझाया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाई जाती है, बहुत तरीके की रिएक्शंस वगैरह समझा दी जाती है। और फिर आप यहाँ पे आके परेशान हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता ये कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या भैया इंपॉर्टेंट है हम उस चैप्टर को जाके पढ़ें। तो देखो भाई, आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी ऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूं तो आप वो चैप्टर पढ़ सकते हो। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाके यूट्यूब पे भी आपको कोई भी वो लेक्चर मिल जाएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, मैं ये कहूँगा भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 1-2 घंटे वाला लेक्चर देख लेना यूट्यूब पे और उसे पढ़ लेना, वो काफ़ी है आपका। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बिना उस चैप्टर के पढ़े भी बावजूद अच्छा उन्होंने स्कोर किया है ऑर्गेनिक में। सबसे पहले भाई हमें ना, मान लीजिए अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका एक दुश्मन है, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपका दुश्मन है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुश्मन नहीं है, मुझे बड़ा पसंद था ये टॉपिक। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारे जो 12th क्लास का हमारा सिलेबस है या फिर जो हमारा पैटर्न है उसमें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आप सबसे ऊपर देख सकते हो, हमारा जो ऑर्गेनिक में से सबसे बढ़िया सवाल, जो कुछ सवाल आते हैं वो उसमें से एक है नोमेनक्लेचर। भाई नोमेनक्लेचर में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सच बता रहा हूँ हर साल क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ये डिपेंड करता है। लेकिन नोमेनक्लेचर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा से क्वेश्चन आता है। होता क्या है, आपको कोई भी एक कंपाउंड दे देंगे, उसका नाम पूछ लेंगे। मान लो मैं यहाँ पे एक फटाफट से कोई भी एक कंपाउंड बना देता हूँ। ठीक है, तो आपसे मान लीजिए इसका नाम पूछ सकते हैं कि बताइए इसका नाम क्या है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसका नाम बता सकते हो। यहाँ पे पहले तो हाइड्रोजन डाल देना अब। ठीक है, तो ऐसे नॉमनक्लेचर आपसे पूछा जा सकता है। वैसे इतना आसान तो नहीं पूछा जाएगा। अब भाई अगर हमें नॉमनक्लेचर अच्छा से पढ़ना है तो देखो 2-3 मार्क्स जो है ये बोर्ड एग्जाम्स में कम नहीं होते। नॉमनक्लेचर अगर आपको अच्छा करना है तो आपको अपनी 11th क्लास में से वो नॉमनक्लेचर अच्छे से करना ही पड़ेगा, है ना। वो नॉमनक्लेचर को अच्छे से करना ही पड़ेगा। और उसकी भी मैं ये कहूँगा यूट्यूब से एक दो वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा नॉमनक्लेचर अच्छे से। ठीक है, क्योंकि भाई 2-3 मार्क्स कम तो होते नहीं है। 2-3 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो उस नॉमनक्लेचर को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि नॉमनक्लेचर कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, हर साल आ रहा है। ठीक है,
तो आप वो आसानी से कर सकते हो, वरना बहुत बच्चे जो हैं वो खुद से भी पढ़ के आसानी से कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड होता नहीं है, नोमेनक्लेचर काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं भाई नेम रिएक्शंस के ऊपर। डायरेक्ट आपको कोई भी एक नेम रिएक्शन दी जाती है, जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन हुआ, फिंकलस्टीन रिएक्शन हुआ, कोई भी आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और वो पूछ लेंगे कि भाई ये रिएक्शन बताओ। मान लो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्वार्ट्ज रिएक्शन बताइए, तो वो आपको रिएक्शन वहां पर लिखनी पड़ेगी। भैया क्या नेम रिएक्शन में हमें मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है? तो मैं आपको बताऊं, नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे आपके टीचर होता होगा कि आपको सारी नेम रिएक्शंस का है ना मैकेनिज्म समझा देंगे, लेकिन नहीं भाई, आपको मैकेनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जिन जिन का मैकेनिज्म दिया है प्लीज़ वो ही करो, फालतू में मैकेनिज्म मत करिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हैं, फालतू के मैकेनिज्म्स करके मत फंसिए, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी से पहले मैं आपको बताऊं भैया, कुछ कुछ मैकेनिज्म भी आपको कर लेने चाहिए। कौन कौन से मैकेनिज्म? भाई केवल वो ही मैकेनिज्म जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी भी एक रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है, तो उस मैकेनिज्म को ही कर लो जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वो भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। वैसे मैकेनिज्म पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी कभी होती है कभी नहीं होती है, जैसे 2 साल में एक बार आ गया, 3 साल में एक बार आ गया, ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है। मैकेनिज्म हर साल आए ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ मैकेनिज्म भी समझना इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। बात करूँ आगे तो जो हमारा थर्ड तरीके का सवाल आता है, या थर्ड जो हमारा टाइप है क्वेश्चंस का, वो है हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट। भैया डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या मतलब? भाई आपको दो चीज़ दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये इससे किस तरह से डिफरेंस है। मान लो मैं आपको कहूँ, आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए मैंने सब चीज़ के एग्जाम्पल लगा रखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने नेम रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लगा रखा है, जैसे वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये रिएक्शन बताइए, जैसे इटार्ड रिएक्शन बताइए। और आप देख सकते हैं दिल्ली 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो नेम रिएक्शंस भी काफ़ी पूछी जाती हैं। आगे अगर मैं दिखाऊं आपको, जैसे मैंने क्या कहा था, डिस्टिंग्विश टेस्ट, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि डिस्टिंग्विश करिए इन दोनों के बीच में, मतलब मिथाइलमाइन और डाईमिथाइलमाइन के बीच में क्या करिए, डिस्टिंग्विश करिए, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपको एक रिएक्शन करके दिखानी पड़ेगी, जो ये दे रहा होगा और ये नहीं दे रहा होगा, या फिर ये दे रहा होगा तो ये नहीं दे रहा होगा। इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं और बताऊं इससे कि ही, सो मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, ठीक है, फिनॉल और बेंजोइक एसिड अगर आपको दे दिया गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रिएक्शन दिखानी है जो आपका फिनॉल दिखाता होगा और बेंजोइक एसिड नहीं दिखाता होगा, और बेंजोइक एसिड दिखाता होगा तो फिनॉल नहीं दिखाता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको साफ साफ लिख देना है कि भाई फिनॉल के साथ जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन जब हम बेंजोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो कुछ भी नहीं होता, है ना। तो आप इस तरह जो है डिस्टिंग्विश करके दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी डायरेक्ट जो है आपके एनसीईआरटी से आ जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देख लोगे, डायरेक्ट आपको इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बात करूं आपका जो फोर्थ टाइप है, वो है रोड मैप। भैया रोड मैप्स मतलब, भाई रोड मैप्स मतलब आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया होगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। मतलब आपको इसमें बहुत सारे, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ को जब रिएक्ट करा के ए दे दिया है, बी दे दिया है, सी दे दिया है, ऐसा आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ए बी सी क्या होते हैं, ठीक है। मान लो मैं आपको कहूँ कि जब हमारा ए किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके बी बनाता है, और वो बी फर्दर रिएक्ट करके सी बना रहा है, और वो सी फर्दर किसी चीज़ से रिएक्ट करके डी बना रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप बताइए कि ये ए बी सी और डी हमारे क्या क्या हैं, ए बी सी डी क्या क्या है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। रोड मैप्स टाइप में ही आपका एक तरीके का और क्वेश्चन है। जैसा आप देख सकते हो, यहाँ तो आपको डायरेक्ट दे दिया है कि ये जो है इसके साथ रिएक्ट करके ए बना रहा है, फिर ए जो है इसके साथ रिएक्ट करके बी बना रहा है, और बी जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके सी बना रहा है। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, लेकिन हो सकता है यही जो क्वेश्चन है आपका, वो एक पैराग्राफ बेस में आ जाए, ठीक है। वो किस तरह आ जाए, पैराग्राफ में आ जाए। जैसे आप ये पैराग्राफ देख सकते हो कि एक हाइड्रोकार्बन है ए, जो रिएक्ट करता है जब HCl के साथ तो बनाता है बी, वो बनाता है बी, और वो जब NH3 के साथ रिएक्ट करता है बी तो बनाता है सी, और वो सी जब NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है डी, या फिर ऐसे आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरह आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई अब बताओ ए बी सी डी क्या है।
तो ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल होता है और ये 5 मार्क्स में भी आता है। 5 मार्क्स में ये सवाल आपका आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है हमारे जो है 3 सवाल आते हैं 5-5 नंबर में से। 3 सवाल आते हैं 5-5 नंबर से। एक आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री से, एक आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और एक आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भाई ज़्यादातर ये होता है कि आपका एक रोड मैप टाइप क्वेश्चन आ जाए या फिर आपका ऐसा आ जाए पार्ट में आ जाए कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे 2 रिएक्शन पूछ ले, 2 नेम रिएक्शन पूछ ले और नीचे 3 आपसे ऑर्गेनिक कन्वर्जन पूछ ले, है ना। तो ये होता है। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट है आपका ऑर्गेनिक कन्वर्जन। ऑर्गेनिक कन्वर्जन मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाओ। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि फिनॉल से बेंजोइक एसिड बनाओ तो वो आप कैसे बनाएंगे, वो आता है ऑर्गेनिक कन्वर्जन में। कुछ भी कह सकता है भाई, जो रेलिवेंट क्वेश्चन होगा वो दे सकता है। मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई इथेनॉल को प्रोपेनॉल बनाओ, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कन्वर्जन है। तो आपको ये और जो है कन्वर्जन करके दिखानी पड़ेगी कि आप इसमें क्या डालेंगे कि भाई इथेनॉल जो है आपका वो प्रोपेनॉल बन जाए। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे दे रखा है कि एनिलीन को पी ब्रोमा एनिलीन बनाइए, पी ब्रोमा एनिलीन बनाइए, एनिलीन को पी ब्रोमा एनिलीन बनाइए। तो आप कैसे बनाएंगे, इसमें आपको किसी चीज़ में किसी और चीज़ की जो है रिएक्शन करानी पड़ेगी। मान लो मैं कहूँ आपका अगर ये ए है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बी के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, तभी जाके आपका कुछ बनेगा। तो ये जो है आपको, ये क्या है, आपकी ऑर्गेनिक कन्वर्जन है कि आप इसे किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, ये इन सब के ऊपर है ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लाऊंगा आगे। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं हर चीज़ की आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। कि भाई आपको नेम रिएक्शन दे दूंगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट के बहुत सारे प्रैक्टिस करा दूंगा, रोड मैप्स के आपके क्वेश्चन दे दूंगा, ऑर्गेनिक कन्वर्जन के भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अगर मैं आपको बताऊं नेम रिएक्शंस का, तो आपको आसानी से कहीं पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे जो है वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ना, उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर करके रख रखी है नेम रिएक्शन। तो भाई नेम रिएक्शन आपकी वैसे तो कुछ 30 के आसपास है, 30 के आसपास है। वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो मात्र 22 है। 30 के आसपास आपके सिलेबस में नेम रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट है वो 22 है। अगर आप करना चाहो तो 30 ये कर लेना, वरना ये 22 नेम रिएक्शन तो प्लीज़ 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 ज़रूर से कर लेना। ये 22 नेम रिएक्शन में से ही जो है आपकी नेम रिएक्शन पूछी जाती है और वो आप चाहो तो ऑनलाइन आपको कहीं पे भी पीडीएफ मिल जाएगा। आराम से डालिए नेम रिएक्शन फॉर क्लास 12th, ठीक है, केमिस्ट्री, तो आपको कहीं पे भी वो पीडीएफ मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर लीजिए, फ़ायदा हो जाएगा आपका। रोड मैप्स के भी आपको पीडीएफ मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक कन्वर्जन के भी पीडीएफ मिल सकते हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, जो अच्छे जो आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म होते हैं वो पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, है ना, उनका बजट हाई है। बात करें आपके कंप्लीट द रिएक्शन की, तो एक ये भी एक आपका बनता है कंप्लीट द रिएक्शन। मतलब आपको एक चीज़ दी जाती है, जैसे आपको ये रिएक्शन दे दी जाती है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन शुरू करी, ये भी बता दिया कि हमने H2O के साथ रिएक्ट करा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया क्या बनेगा। ये बताना है आपको, ये है कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये आपसे पूछ लेगा कि बताइए क्या बनेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ नहीं बना, तो ये आपसे पूछ लेगा कि क्या बनेगा। तो ये तो है हमारा कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो भैया ये तो हमें पता चल गया कि जो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भैया हमें ये बताओ कि हमारी केमिस्ट्री किस तरह हम स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह हमारी केमिस्ट्री को, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करें। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो यही है, हाउ टू प्रिपेयर। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो नहीं भाई, इसी में बताऊंगा, परेशान मत हो। तो भाई किस तरह हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, भैया ये बताओ। सबसे पहला, जो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो है आपके नोट्स। आप अपने नोट्स किस तरह बना रहे हो, क्या आप नोट्स खुद बना रहे हो या फिर आप सिर्फ बुक में से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप बुक में से पढ़ रहे हो, क्या आप उन्हें हाईलाइट कर रहे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है, क्या आप वो चीज़ को लिख रहे हो जो बुक में नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई, नोट्स बनाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट में मत बनाना, मतलब बनाने चाहिए लेकिन नहीं बना रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लीज़ प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिक में तो भाई ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, चाहो तो अपनी बुक के बीच में पेजेस अड़ा दो, उसमें चीज़ें लिख दो। मान लो आपने 4-5 पेजेस पढ़े, उसमें से आपको कुछ समरी मिल रही है, तो उन्हें लिखो और बुक में ही चिपका दो। इतना ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक में आपको ये चीज़ करना। नोट्स
और शॉर्ट नोट्स कह लो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात करूँ सेकंड पोर्शन की, वो है रिवीजन। भाई हर टीचर ये बात कहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, 6-7 महीने में भूल जाओगे कि क्या हुआ, ये रिएक्शन कैसे हुई। जो आपने रिएक्शन खुद से करी होगी ना भाई, वो भी आप 6-7 महीने 4 महीने बाद भूल जाओगे कि ये रिएक्शन कैसे होएगी या इसका मैकेनिज्म क्या था, या फिर ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मतलब बहुत सारे टीचर, हम मेरे तो खुद के टीचर मुझे कहा करते थे कि मैं भी खुद आज तक ऑर्गेनिक का रिवीजन करता हूँ उस ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक में रिवीजन करना। भाई ऑर्गेनिक का रिवीजन आप ज़रूर करो, मैं यही कहूँगा। ठीक है, थर्ड जो हमारा पोर्शन है वो है कंटिन्यूटी। भैया कंटिन्यूटी, ये मैथ्स वाला पोर्शन यहाँ कैसे आ गया भाई? कंटिन्यूटी मतलब रेगुलर रेगुलर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, मतलब ऑर्गेनिक को आपको छोड़ना नहीं है बीच में। रिविजन अलग है भाई, मतलब आपने हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स पढ़ा तो उसको आपको रिवाइज करना है, उसको आपको रिवाइज 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद करना है। कंटिन्यूटी मतलब अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स पढ़ा है तो उसके तुरंत बाद मैं ये कहूँगा अल्कोहल फिनोल ईथर्स ज़रूर पढ़ना। क्योंकि अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स पढ़ के छोड़ दिया है और फिर आप 10 15 20 दिन बाद अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई जो हेलोरिन्स के कॉन्सेप्ट है, हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे लग रहे हैं। क्योंकि आप भूल जाते हो बहुत ज़्यादा, और आप ही नहीं भाई, ये सब भूलते हैं। ऑर्गेनिक ना मतलब हमारा जो माइंड है वो बहुत अच्छे तरीके से याद करता है उसे, है ना। तो शार्प करना पड़ेगा भाई। ये चीज़ें शार्प किस तरह होंगी? बार बार रिवाइज करके, बार बार लिख के। ठीक है भाई, मतलब नेम रिएक्शन को तो मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई, लिख लिख के याद कर लो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिख के प्रिपेयर करो। शायद ही कोई टीचर होगा जो ये नहीं कहेगा कि ऑर्गेनिक को लिख लिख के करना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करूँ, डिवाइड योर चैप्टर्स इन सब ग्रुप्स। भैया ये क्या है भाई? ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने जो बहुत ज़्यादा बर्डन आपको लगता है उसे आप कम कर सकते हो। भैया मतलब भाई आपका मान लो एक कोई भी चैप्टर है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है, उसको आप फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करो। आप उसे पूरा चैप्टर को मत पढ़ो, ठीक है, उसे फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करो। मतलब भैया कैसे कर सकते हो? आप एक चैप्टर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो भाई। पहला हिस्सा उसका नोमेनक्लेचर हो सकता है, उस चैप्टर में जो भी नोमेनक्लेचर आ रहा है, ठीक है। दूसरा हो सकता है उसकी प्रिपरेशन, मान लीजिए हेलो एल्केन्स हैं तो वो किस तरह प्रिपेयर हुए हैं, जो हेलोरीन्स हैं वो किस तरह प्रिपेयर हुए हैं। तीसरी अगर बात करूं तो हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भैया मतलब उसका टेम्परेचर, उसकी सॉल्युबिलिटी, है ना, ये सब चीज़ें आपकी क्या आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सब क्या है? ये आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फोर्थ अगर बात करूं तो वो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब भैया उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है, क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करता है। ये होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपकी हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज में। और अगर मैं लास्ट बात करूं तो लास्ट है आपका उसका यूसेज। मान लीजिए अगर आपने हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स पढ़ा है तो उसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ? उसके यूसेज आपके हर चैप्टर के लास्ट में मिल जाएंगे। हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स के थोड़े ज़्यादा है, बाकी चैप्टर्स में बहुत कम कम यूसेज दिए गए हैं। तो ये हुआ आपका, जो आप अपने चैप्टर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक बहुत बड़ा चैप्टर ना पढ़ के आप छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ सकते हो कि भाई हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं, हेलो एल्केन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं, या फिर हेलो एल्केन्स हमारे इस तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ तो आप अपने चैप्टर को दूसरे चैप्टर से भी लिंक कर सकते हो। सब ग्रुप्स में ये भी आता है कि आप अपने एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से भी जोड़ सकते हो। मान लीजिए आपने सारे के सारे चैप्टर्स का नेम नोमेनक्लेचर जो है वो एक तरफ कर लिया, है ना। बहुत जो क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे जो नोमेनक्लेचर होते हैं उन्हें एक जगह लिख लेते हैं ताकि परेशानी ना आए। सारे के सारे नोमेनक्लेचर के रूल्स एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, बात करूं तो सारे के सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है बात, और देखो जब आप प्रिपरेशन पढ़ोगे ना तो आप देखोगे जो आपके हेलो एल्केन्स है वो अल्कोहल से प्रिपेयर हो रहे हैं। जो आपके हेलो एल्केन्स है वो अल्कोहल से प्रिपेयर हो रहे हैं। जो अल्कोहल हैं वो हेलो एल्केन से प्रिपेयर हो रहे हैं। जो एल्डिहाइड्स हैं वो फर्दर अल्कोहल से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये चीज़ पता कहाँ काम आएगी? ये चीज़ आपकी काम आएगी ऑर्गेनिक कन्वर्जन में। मत मान, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा यार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या कह रहे हैं। भाई कंफ्यूज मत हो, मैं आपको सच बताता हूँ। जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि भाई हेलो एल्केन्स जो है वो
किस चीज़ से प्रिपेयर हुए हैं? अल्कोहल से प्रिपेयर हुए हैं। जो अल्कोहल है वो हेलोल्केन से प्रिपेयर हुई है या फिर और किसी चीज से प्रिपेयर हुए। तो ये चीज आपकी काम आएगी जब आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन करोगे, है ना भाई। ऑर्गेनिक कन्वर्जन कैसे भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रोपेनॉल को आप किस चीज में कन्वर्ट करिए, प्रोपेन में कन्वर्ट कीजिए या किसी भी चीज में, इथेन में कन्वर्ट कीजिए। जी हाँ, इथेन में। तो प्रोपेनॉल यानी कि अल्कोहल को काय में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है हेलोएल्केन में। तो ये कब काम आएगा? जब आप पढ़ोगे प्रिपरेशन। जब आप प्रिपरेशन पढ़ोगे ना तो ये चीज काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब भाई हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना। जब आप लिख लिख के ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करोगे तब वो आपकी स्ट्रांग बनेगी भाई। मतलब जब तक ऑर्गेनिक को लिख के नहीं देखोगे ना मजा नहीं आएगा भाई, है ना। मान लो आपने कोई रिएक्शन पढ़ा, अभी आपको लगा बहुत अच्छा है, मेरे आ गया समझ में, कुछ देर बाद ना वो रिएक्शन खो जाएगा यार, सच में वो खो जाएगा। वो कैसे याद रहेगा? जब आप उसे 4-5 बार लिख लोगे, मजा आ जाएगा भाई। सच बता रहा हूँ, 28 के 28 मार्क्स बहुत ईजी है स्कोर करना। 28 आउट ऑफ 28 स्कोर करना बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। बात करूँ लास्ट, वो है शॉर्ट नोट्स। भैया शॉर्ट नोट्स मतलब अभी नोट्स बनाए आप दोबारा शॉर्ट नोट्स बनाए? भाई शॉर्ट नोट्स काम आते हैं जो चीज पोर्शन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, मान लो, या फिर आपको जो नहीं समझ में आया वहां बहुत काम आता है। मान लो आपको कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी है, वो आपको समझ नहीं आई, उसका एक शॉर्ट नोट बनाओ और अपने कमरे में चिपका दो भाई, एक पेज में बनाओ और चिपका दो, है ना भाई। मतलब देख सकते हो, ये है ना, ये आप देख सकते हो, ये मैंने खुद ने करे हैं ये काम, ये चीज मैंने खुद करी है। ये वाला देखो, ये मैंने अपने कमरे में चिपका रखा था। ये आपका अमोनिया का और इसके डेरिवेटिव्स का ये पूरा रिएक्शन है। यहाँ आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, 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 इससे रिएक्ट करके ये, इससे ये और इससे ये। तो ये मैंने ना अपने, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने कमरे में चिपका दी जहाँ मैं पढ़ता था, ताकि मैं जब भी ना देखूँ ना मुझे याद रहे, है ना। और मैं आपको बताऊँ, मेरे जो पेपर हुआ था, जो मेरा पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, उसमें से एक क्वेश्चन ये आया था, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ था। ऐसा आप चाहो तो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप देखो, तो मैंने अपनी खुद की बुक में जो है ये एक पेज जो है चिपका दिया था, ठीक है। एनसीईआरटी में आप चाहो तो चिपका दो, ठीक है। मान लो आपने 4-5 पेजेस पढ़े, उनकी कुछ भी आपको समरी लगे ना, उन्हें लिखो आप एक पेज पे और अपनी बुक में चिपका दो। बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आएगा, क्योंकि अपनी लिखी हुई चीज़ों को जो पढ़ने में मज़ा है ना, वो टाइप हुई हुई चीज़ या प्रिंट हुई हुई चीज़ या दोस्तों द्वारा लिखी हुई चीज़ में पढ़ने में मज़ा नहीं है ना। तो ये था आपके कुछ 6 मूल मंत्र, जो आप अगर फॉलो करते हो तो ऑर्गेनिक में मास्टर्स करने में आप पे कोई भी नहीं रोक सकता भाई। मज़ा आ जाएगा और इतनी कमाल की लगेगी ना ऑर्गेनिक पढ़ने में, बस मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सो भाई आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाद में लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा, ऑर्गेनिक ईजी है, अगर सोच के चलोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। लास्ट में इतना ही कहूँगा, अपना ध्यान रखो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप काम, स्टडी वेल।